साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और अब हम यहाँ पे डीबीटी जेआरएफ 2022 के कुछ और क्वेश्चंस को यहाँ पे देखने वाले हैं। तो जैसा कि यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका लगा हुआ है, जैसा कि हमने सेल स्टेम सेल्स का चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है, जो भी उसके रिगार्डिंग जो भी कॉन्सेप्ट थे वहाँ पे मैंने क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए थे, बट कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। तो उसमें से एक क्वेश्चन जो कि मेरी नज़र पड़ी 1358 क्वेश्चन आईडी है। यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और इस दोनों ही स्टेटमेंट के बारे में आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है कि टिश्यू दैट आर नॉन रीजनरेटिव सच एज न्यूरॉन। तो ये जो होता है, एक बात याद रखिएगा, न्यूरॉन की ये प्रॉपर्टी होती है नॉन रीजनरेटिव। इनकी प्रॉपर्टी होती है जो कि आपके ब्रेन में होते हैं, डू हैव स्टेम सेल्स। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जब हमने स्टेम सेल्स आपको पढ़ाया था तो वहां पे जब आपका ब्रेन का नाम आया था तो वहां का जो स्टेम सेल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वहां पे जाके देखिएगा, तो वहां पे जो आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा वो आपको ब्रेन देखने को मिलेगा। तो ये बात बिल्कुल सही है कि आपकी ब्रेन में स्टेम सेल्स हो सकती हैं। तो ये स्टेटमेंट जो होगा ये आपका ट्रू होगा। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि टिश्यू लोकलाइजेशन डज नॉट नेसेसरी मीन लीनिएज कमिटमेंट एंड रिड्यूस पोटेंसी एज लीवर स्टेम सेल्स कैन जनरेट न्यूरॉन। तो ये भी बात बिल्कुल सही है कि ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी पर्टिकुलर लीनिएज की सेल्स है तो वही बनेगी। हम स्टेम सेल्स के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जैसा कि आपको पता था कि जो हमने आईपीएससीज पढ़ा था यानी इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स टेक्नोलॉजी जो हमने पढ़ा था, वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, कुछ हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का यूज करके किसी भी लीनिएज में हम ले जा सकते थे या उसको हम प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स में कन्वर्ट कर सकते थे। यही तो स्टोरी थी। तो ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है कि यहाँ पे कुछ ऐसी दिक्कत नहीं होती है अगर आपको लीवर स्टेम सेल्स को भी हम न्यूरॉन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यानी कि इस क्वेश्चन में जो इसका करेक्ट आंसर आपका बनेगा कि दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो आपके ट्रू हैं। तो 5429 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर बनेगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 5429 1358 जो है वो आपकी क्वेश्चन आईडी है। तो इसका आंसर बनेगा। बाकी स्टेम सेल से आपके बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उस पर्टिकुलर चीजों का लेक्चर अवेलेबल है तो उसको जरूर देख लीजिएगा। राइट। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जहाँ पे जीनोबायोटिक, बायो पोल्यूटेंट्स, मैग्निफिकेशन, इनके बारे में भी हमने आईसीएमआर के टाइम में चर्चा की थी और जीनोबायोटिक्स का एक लेक्चर अवेलेबल है। इनका बायोसिंथेटिक पाथवे कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, जो भी इनकी मैकेनिज्म होती है उसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पर भी आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं कि जीनोबायोटिक पोल्यूटेंट्स आर बायोमैग्नीफाइड एंड एक्यूमुलेट इन द मरीन ऑर्गेनिज्म। तो ये बात बिल्कुल सही होते हैं कि जो आपके हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं वो मरीन ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, एक्यूमुलेट भी होते हैं और बायोमैग्नीफाइड होते हैं। ये एक एक्चुअली में जब आप इकोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पे आपको एक ये टर्म मिलेगा, बायोमैग्निफिकेशन। तो एक्चुअली में होता क्या है, इसको मैं अगर शॉर्ट में अगर आपको बताना चाहूँ तो होता ये है कि आपके बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं कि जो कोई एक पर्टिकुलर जंतु जो होगा उसको खाएगा। मान लीजिए कि स्मॉल फिश ने उस पर्टिकुलर चीज को खाया जिसमें पर्टिकुलर पोल्यूटेंट था, ठीक है। अब स्मॉल फिश को किसने खाएगा, लार्ज फिश खाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, लार्ज फिश खाएगी, लार्ज फिश को कोई और खाएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि वो जो पोल्यूटेंट होता है जब स्मॉल फिश ने पहली बार खाया, मान लीजिए कि यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन एक्स था, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे एक्स की पावर 3 हो गई और यहाँ पे एक्स की पावर 4 हो गई। तो यानी कि जो कंटेंट है, मैंने एक एग्जांपल लेके बताया है कि इस तरीके से सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल जो बोलते हैं, सक्सेसिव, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल इसको बोला जाता है। ट्रॉपिक लेवल पर क्या होता है, इंक्रीज होता रहता है। इस पर्टिकुलर चीज को हम क्या बोलते हैं, बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। और अगर आप इसका एग्जांपल देखेंगे तो आपको डीडीटी देखने को मिल जाएगा, जिसको बाद में बैन भी किया गया, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। इसके अलावा तो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है कि ये बात जो है वो बिल्कुल सही है। इसके अलावा दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि पोल्यूटेंट्स कैन बी क्वांटिफाइड इन टिश्यू सैंपल फ्रॉम द की मरीन एनिमल्स लिविंग इन द एनवायरनमेंट वेयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग इज प्लेस। तो कहने का मतलब यह है कि हम इस पोल्यूटेंट को क्वांटिफाई कर सकते हैं उनके टिश्यू के सैंपल को लेकर, जो की मरीन एनिमल्स है। मान लीजिए कि जो भी उसका मेन एनिमल्स है या किसी भी, अगर इस चैन ट्रॉपिक लेवल पे अगर आपने स्मॉल फिश में अगर आपने लेकर मीजर कर लिया तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि अगर लार्ज फिश ने खाया होगा तो उसमें कितना अमाउंट होगा, इस लार्ज फिश को जिसने खाया होगा उसमें कितना अमाउंट होगा। तो यानी कि ये बातें जो होती हैं ये भी आपकी बिल्कुल सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो होंगे वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का जो हो जाएगा, वो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो आपके ट्रू है। राइट। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू।
ठीक है? करेक्ट है, तो इसमें आपको कुछ भी गलत होने की बात नहीं है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन। और यहाँ पे एक चीज़ जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कवर कर दिया है, बायो मैग्नीफिकेशन एक मोटे तौर पे बता दिया है। बाकी आप भी इस पर्टिकुलर टॉपिक को और अच्छे से पढ़कर एग्ज़ाम में जाइएगा, जो कि आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा। अगर आपके पास बुक्स भी नहीं अवेलेबल हैं, तो सिंपल सा आप गूगल पे सर्च करिएगा और बायो मैग्नीफिकेशन ज़रूर पढ़ के जाइएगा, राइट? तो यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका बहुत ही बेसिक और बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है कि एक कल्चर किया गया है जिसमें 2 बैक्टीरियल पॉपुलेशन है, जो कि एक्स है और वाई है। मान लीजिए कि आपने एक्स और वाई जो है ये बैक्टीरियल पॉपुलेशन है, एक कल्चर में इनको ग्रो किया गया है। समझ सकते हैं इस तरीके से जो था उनको ग्रो किया गया है। ऑन डाइल्यूशन प्लेटिंग ओनली 2 कॉलोनीज वर ऑब्टेन्ड ड्यू टू एक्सेसिव डाइल्यूशन। तो जब इनकी प्लेटिंग की गई, मान लीजिए कि इस पर ये कोई आपकी प्लेट थी, इस पर इनको प्लेट किया गया, लेकिन इतना ज़्यादा डाइल्यूटेड ये सैंपल हो गया कि क्या हुआ कि आपको केवल 2 कॉलोनी ही देखने को मिल रही है ड्यू टू द एक्सेसिव डाइल्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि एक आपका एक्स हो, एक आपका वाई हो। तो कहने का मतलब है कि अल्टीमेटली यहाँ पे कॉलोनीज जो है वो आपको 2 ही मिल रही है, और पॉपुलेशन जो है वो आपकी कितनी है, पॉपुलेशन जो थी वो आपकी 2 थी। तो यानी कि या तो यही हो सकता है कि जो प्रोबेबिलिटी एक्स या वाई की क्या हो सकती है, तो एक्स की प्रोबेबिलिटी यही हो सकती है कि 1/2, और वाई की प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो सकती है, हाफ। यानी कि अगर 2 कॉलोनी है तो या तो एक कॉलोनी एक्स की होगी, ठीक है, और या तो एक कॉलोनी जो होगी वो वाई की होगी, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। तो यानी कि जो इनकी एक प्रोबेबिलिटी के टर्म में जाएंगे, और चूंकि आपने दोनों ही बैक्टीरियल पॉपुलेशन को वहां पे आपने यूज किया है, ऐसा नहीं था कि आपने यूज नहीं किया है, तो आपने दोनों को इक्वल प्रोपोर्शन में कल्चर किया था। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक जो होगा वो गायब हो जाएगा, तो एक्स और वाई रहेंगे। और चूंकि आपको 2 ही कॉलोनी मिली है, तो यानी कि उसमें एक आपकी एक्स हो सकती है, एक आपकी वाई हो सकती है। तो यानी कि जो प्रोबेबिलिटी निकल कर आएगी वो आपकी 50% जो होगी वो आपकी प्रोबेबिलिटी निकल कर आएगी। तो 2391 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपके बेसिक्स में आते हैं। कह सकते हैं कि आप इसमें दिमाग लगा के सही भी कर सकते हैं, गलत भी कर सकते हैं, बट अभी आपके पास समय है, तो इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस आपको मिले उनकी प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको मैंने सॉल्व करा दिया है, समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हमें कैसे अप्रोच रखनी है। इसके बाद एक क्वेश्चन जो कि आपका और थोड़ा सा ट्रिकी मैं कहूंगा कि पेंसिलिन टाइटर्स हैव बीन इंक्रीज्ड मोर देन 1000 फोल्ड बाय क्लासिकल म्यूटाजेनेसिस फ्रॉम द ओरिजिनल फ्लेमिंग स्टेन। कहने का मतलब है कि जो पेंसिलिन टाइटर्स का मतलब कह सकते हैं, जब आप किसी भी एंटीबॉडी के रेफरेंस पे जाते हैं, कुछ भी ऐसे करते हैं, तो ये पर्टिकुलर टाइटर्स वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, एक तरीके से उनकी कंसंट्रेशन ही कह सकते हैं। तो ये जो है ये आपका मान लीजिए कि पहले एक्स था, लेकिन अब ये 1000 फोल्ड जो है वो इंक्रीज हो गया है। कैसे हो गया है, क्योंकि आपने इसमें कुछ म्यूटेशन किया है, ठीक है। द रीजन बिहाइंड इंक्रीज इन द टाइटर में क्या हो सकता है, तो इंक्रीज में यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे रीजंस ऑप्शंस उन्होंने बहुत बढ़िया सेट किया है, ठीक है। बट यहाँ पे बस आपको एक चीज पकड़नी है कि चूंकि क्या होता है कि जैसा कि आपको पता है कि जब भी आपकी कोई रिएक्शन होती है, मान लीजिए कि पेंसिलिन बन रहा होगा तो उसका एक पाथवे होगा। तो जब आपका कोई रिएक्शन एक्स से वाई तक बनता है, तो बीच में क्या होते हैं कि कुछ रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो उसको रेगुलेट करते हैं। या अगर आपको याद होगा, जैसा कि आप फीडबैक इनहिबिशन पढ़ते हैं, जहाँ पे उसका एंड प्रोडक्ट जो होता था वो उसके की एंजाइम को इनहिबिट करता था, ठीक है। तो उसी तरीके से कुछ आपके रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब आपके सिस्टम को ये सेंस हो गया कि समुचित मात्रा में आपका पेंसिलिन या आपका कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो आपका ऑलरेडी तैयार हो चुका है, तो वो सिग्नल भेजा जाता है कि भैया अब इसकी सिंथेसिस को क्या कर दीजिए, स्टॉप कर दीजिए, ठीक है। तो यानी कि जब यहाँ पे अपना म्यूटेशन हुआ है, तो ये जो सेंस करने वाली चीजें थी उसी में ही प्रॉब्लम आ गई है। तो यानी कि जो इतना फोल्ड आपका इंक्रीज हुआ है, तो उसका क्या कारण हो सकता है, तो यहाँ पर जो इसका सबसे बढ़िया कारण दिखेगा वो आपका क्या है, रिमूवल ऑफ द रेगुलेटरी कंट्रोल इन द पेंसिलिन पाथवे। यानी कि जो इसमें रेगुलेटरी कंट्रोल करने वाले एलिमेंट्स थे, पाथवे थे, उनमें प्रॉब्लम आ गई है। तो ये कंटिन्यूअस सिंथेसिस सिंथेसिस होती जा रही है, ठीक है। हालांकि प्रमोटर स्ट्रेंथ का ऑप्शन दिया गया है, जो आपको लगेगा कि शायद हो सकता है उसका प्रमोटर में उसकी प्रमोटर की स्ट्रेंथ बढ़ गई हो, स्टेबिलिटी बढ़ गई हो, या उसके अलावा जीन्स बढ़ गए हों। बट ये सारी बातें सही है, लेकिन ये सारी बातें आपके नॉर्मल प्रोसेस में भी होती हैं, लेकिन जो आपके रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं वो उनका बैलेंस बनाए रखते हैं, ठीक है। जो आपके रेगुलेटरी कंट्रोल्स पाथवे होते हैं वो क्या करते हैं, वो उसका बैलेंस बनाए रखते हैं। यहाँ पर चूंकि बैलेंस ही खत्म हो गया है, इसी वजह से पेंसिलिन का जो टाइटर है वो इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर आपका निकल कर आएगा वो आपका क्या निकल कर आएगा, रिमूव ऑफ द रेगुलेटरी कंट्रोल इन द पेंसिलिन पाथवे, राइट। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद कुछ और बेसिक इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग हम चीजों को समझ लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, द प्रिंसिपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म
योग हार्ट, ठीक है? इसमें क्या आपका होता है, तो यहाँ पे मैंने आपको माइक्रोब्स इन द हाउसहोल्ड प्रोडक्ट का लगा दिया है। इसका हालाँकि इस पर्टिकुलर चीज़ को हमने आईसीएमआर के टाइम पर भी समझा था, बट एक बार वापस से इसको देख लीजिए। जैसे कि क्या होते हैं कि आपके डेयरी प्रोडक्ट में आपके लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है, जिनको लैब बोलते हैं। लैक्टोबैसिलस इनका कॉमन नेम होता है, जिनको मिल्क में ऐड करते हैं। इट कन्वर्ट करता है लैक्टोज़ शुगर ऑफ मिल्क इंटू द लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। मिल्क जो होते हैं वो कर्ड में चेंज हो जाता है, योगर्ट में कन्वर्ट हो जाता है या चीज़ में बन सकता है, ठीक है? The starter used in the preparation of milk product actually contain millions of the lactic acid bacteria। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि उसमें जो आपके लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन से बैक्टीरिया कौन कौन से पर्टिकुलर चीज को बनाने में यूज किए जाते हैं, तो जो आपका कर्ड होता है, कर्ड जो होता है इंडियन कर्ड इज प्रिपेयर्ड बाय इनोकुलेटिंग क्रीम एंड स्किम्ड मिल्क विथ लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ये नाम याद रखिएगा, एसिडोफिलस एट ए टेम्परेचर अबाउट 40 डिग्री सेल्सियस और लेस। कर्ड जो होता है वो मोर न्यूट्रिशियस देन मिल्क होता है। इट कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ विटामिन स्पेशली बी 12। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज नेक्स्ट टाइम आपसे पूछा जाएगा कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा होता है, तो विटामिन बी 12 होता है। इसके अलावा जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल था वो आपका कौन सा था, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। यहाँ पे देख लीजिए एक ऑप्शन में दिया गया है, लेकिन ये जो है ये आपका कर्ड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है? योग हार्ट के लिए क्या होता है, इसमें जो होता है आपका स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस एंड लैक्टोबैसिलस बल्गैरिस। ये नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस एंड लैक्टोबैसिलस बल्गैरिस। तो यानी कि यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर आपका निकल कर आएगा वो आपका स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस होगा। क्वेश्चन आईडी 733 है और 2929 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर बनेगा। तो कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी। बाकी ये चार्ट आपको याद करना पड़ेगा। कर्ड हो गया, ठीक है? योगर्ट हो गया, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस एंड लैक्टोबैसिलस बल्गैरिस। इसके अलावा बटर मिल्क जो होते हैं वो आपके स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज होते हैं, ये सारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आपका एक ल्यूकोनोस्टक दिया गया है, तो ये जो होते हैं ये पर्टिकुलर आपके बटर मिल्क के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है? इसके अलावा चीज़, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आपका 3 टाइप का होता है, सॉफ्ट होता है जिसमें 50 से 80% वाटर होगा, सेमी हार्ड होता है और हार्ड होता है। Large hold Swiss cheese is ripened with the help of CO2 producing bacteria Propionibacterium sharmani। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आईसीएमआर ने अभी अपने एग्जाम 2022 में आपसे पूछा था। तो इस सार्मनाई जो होता है ये आपका स्विस चीज बनाने में किया जाता है। इस तरीके से आपका रॉकी फॉर्ट चीज जो होते हैं वो पेंसिलिन स्पीसीज को यूज करते हैं, और कैम्बर्ट चीज जो होते हैं वो पेंसिलियम कैम्बर्टाई को यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो आपको याद रखना है वो स्विस चीज याद रखना है, प्रोपेरियम बैक्टीरियम सार्मनाई। तो यहाँ तक बात आपको क्लियर रहेगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस पर्टिकुलर चार्ट को याद कर लीजिएगा। सीधा-सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कुछ भी नहीं करना है। तो कर्ड के लिए जो आपको याद रखना है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस होता है। योगर्ट जो होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस या लैक्टोबैसिलस बल्गैरिस स्पीसीज होती हैं, ठीक है? आगे से ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि द प्रिंसिपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर योग हार्ट। तो योग हार्ट के लिए जो आपका प्रिंसिपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आपका कौन सा है, तो आपका जो मेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो आपका स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस होता है, ठीक है? इसी तरीके से अगर आप ब्रेड की तरफ जाएंगे तो जैसे सैक्रोमाइसीस जो कि आपका ईस्ट होता है, वो आपका ब्रेड बनाने में यूज किया जाता है। सेरेवेसी ग्रोन ऑन मोलेस एंड यूज्ड एज ए बेकर ईस्ट इसको बोलते हैं, ठीक है? तो ये चीजें बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है, किसी भी एनसीईआरटी बुक में उठा लीजिएगा तो आराम से मिल जाएगा। बाकी इसी चीज का आप स्क्रीन शॉट भी अगर आप ले लेंगे तो भी आप आसानी के साथ इसको याद कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पेपर में आपसे पूछा गया कि कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ द सिट्रिक एसिड इज डन बाय द फर्मेंटेशन यूजिंग। तो सिट्रिक एसिड आप कैसे बनाते हैं, तो ये जो बहुत ही कॉमन स्पीसीज जो आपकी होती है वो आपके एस्परजिलस नाइगर से हम इसको आइसोलेट करते हैं। बाकी इसके लिए भी मैंने एक चार्ट यहाँ पे लगा दिया है। बाकी ये डेयरी प्रोडक्ट के भी मैंने यहाँ पे लगाए हैं। कर्ड के लिए लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, योगर्ट, बल्गैरिस, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, बटर मिल्क, ठीक है? इसके बाद कैम्बर्ड चीज, तो ये सारी चीजें हैं। बट एटलीस्ट ये कर्ड योगर्ट ये दो चीज याद रखिएगा। और चीज में आपको क्या याद रखना है, प्रोपियोबैक्टीरियम शार्मनाई, ठीक है? इसी तरीके से माइक्रोब से जो आप प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे आप सिट्रिक एसिड जो बनाते हैं या फंगस से यूज करते हैं, एस्परजिलस नाइगर। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपसे पूछा कि किससे आइसोलेट करते हैं, तो याद रखिएगा ये आपका फंगस होता है। इसके अलावा एसिटिक एसिड में तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, एसिटोबैक्टर एसिटाई से करते हैं, बैक्टीरिया से करते हैं। ब्यूटेरिक एसिड में भी आपका क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेलिकम से करते हैं, बैक्टीरिया होता है। इसके अलावा एसिटिक एसिड जो होता है ये यूज किया जाता है विनेगर को बनाने में यूज किया जाता है। लैक्टोबैसिलस जो होते हैं ये आपके लैक्टिक एसिड
हो जाते हैं और कर्ड बनाने में यूज़ करते हैं। और इसके अलावा एस्परजिलस नाइगर या पेनिसिलियम स्पीशीज़ जो होते हैं, ग्लूकोनिक एसिड को भी बनाने में यूज़ किया जाता है, ठीक है? और ग्लूकोनेट यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ लिखा गया है कि ग्लूकोनेट सोर्स ऑफ द कैल्शियम टू इन्फेंट्स, काऊ एंड लैक्टेटिंग मदर। तो यानी कि ये जो होता है, ये पर्टिकुलर चीज़ जो होता है, ये कैल्शियम का सोर्स होता है, ठीक है? तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इस चार्ट को याद करके जाएँगे, जो कि आपका, मैं कहूँगा कि आपके आईसीएमआर में भी बहुत क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं, ठीक है? आईसीएमआर में भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था एस्टोबैक्टर सिट्रिक एसिड का, और यहाँ पर भी डीबीटी जीआरएफ में भी आपसे वही क्वेश्चन पूछा गया है। तो सिट्रिक एसिड के लिए एस्परजिलस नाइगर होता है, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटेरियम जो होता है, ये आपका ब्यूटेरिक एसिड के लिए होता है, सैक्रोमाइसिस सेरेवसी जो है वो आपका बेकर ईस्ट है, ठीक है? ये भी अब आपको याद रहेगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस जो अभी हमने आपको बताया है, ये आपका कर्ड के लिए होता है, ठीक है? तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है? तो इस पर्टिकुलर चार्ट को आपको केवल रिमाइंड रखना है। इसी तरीके से आपका एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं, जो कि पूछा गया है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज़ नॉट रिप्रेजेंट नोन इंटरेक्शन ऑफ आरएनए सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है? कौन-सा ऐसा है जो आरएनए के सेकेंडरी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ठीक है? तो जैसा कि आपने आरएनए का जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है, तो वहाँ पे हेयर पिन्स बनते हैं, ठीक है? ये लर्न करने वाली चीज़ें हैं, जब आपने वहाँ पे देखा होगा तो आपको दिखेगा। तो हेयर पिन जो ऑप्शन है आपको यहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ देखने को मिलेगा, और जब और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आता है तो आपको स्यूडो नॉट देखने को मिलता है, लेकिन हेलिक्स टर्न हेलिक्स आपको नहीं देखने को मिलता है, राइट? तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर निकल कर आएगा वो हेलिक्स टर्न हेलिक्स होगा। बाकी हेलिक्स टर्न हेलिक्स आपको मिलता कहाँ है, ये भी मैंने आपको लगा दिया है, जो कि आपके एग्जाम्पल जो होते हैं, आपके लैक्टोज रिप्रेसर होता है, साइक्लिक एएमपी कैटाबोलाइट रिप्रेसर होता है, एंड सेवरल डेवलपमेंटली इंपॉर्टेंट ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर इन द मैमल। तो हेलिक्स टर्न हेलिक्स जो होते हैं, ये आपका मोटी भाषा में अगर आप इसको समझना चाहें, तो जो भी आपके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, हेलिक्स टर्न हेलिक्स होते हैं, ठीक है? तो आगे से इन चीज़ों को याद रखिएगा, बाकी नेक्स्ट टाइम पर हम कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अभी के सेशन में आपको ये पर्टिकुलर चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो गई होंगी, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से जो आपको सीख कर जाना है, हेलिक्स टर्न हेलिक्स का एग्जाम्पल आपको ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर याद रखना है, ये चार्ट को आपको याद रखना है, चिपका लेना है, डेली याद रखना है, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड। बाकी तो मैं कहूँगा कि बाकी में तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, बस केवल सिट्रिक एसिड याद रखिएगा, एस्परजिलस नाइगर। एसिटिक एसिड का भी बैक्टीरिया एसिटोबैक्टर से है, ब्यूटेरिक का ब्यूटेलियम से है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ग्लूकोनिक एसिड जो होता है, ये आपका कैल्शियम का सोर्स होता है फॉर द इन्फेंट्स के लिए। इसके अलावा कर्ड जो होता है, दही जो होती है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस होता है, योगर्ट जो होता है, ये आपका लैक्टोबैसिलस बल्गैरिस या स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये पर्टिकुलर चार्ट को आपको याद रखना है। कर्ड जो होता है वो मोर न्यूट्रिशियस देन मिल्क होता है, याद रखिएगा, इसमें विटामिन बी 12 होता है, ठीक है? और बैकर ईस्ट भी हमने समझ लिया, पेनिसिलिन वाली स्टोरी समझ लिया, ये वाली स्टोरी समझ लिया, ज़ीनोबायोटिक समझ लिया, बायोमैग्नीफिकेशन समझ लिया, और सेल्स वाली कहानी हमने समझ ली। तो इस तरीके से हमने जो कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए थे, उस पार्ट को भी हमने कवर कर लिया है। बाकी अभी इस तरीके से आपको बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे, तो इस चैनल पे बने रहिए। अपने जो भी अगर आपको लगता है कि हमें कोई समस्या है या कोई भी अगर आपको दिक्कत है, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ये चीज़ें अगर आपको अच्छी लग रही हैं, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।